हेलो दोस्त। तो क्या हालचाल है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जैव प्रक्रम का लेक्चर 4 यानी कि पार्ट 4। ठीक है, तो इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो का लिंक, पिछले 3 वीडियो के लिंक। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो देखने से पहले पिछला 3 वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको ये लेक्चर समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि ये वीडियो आने में काफ़ी लेट हो चुका है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, टॉपिक का नाम है मनुष्य में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आखिर मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, किस तरह से पोषण को ग्रहण किया जाता है, कैसे उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और किस तरह से मतलब पूरा विधि को आज हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझेंगे और बेसिक से समझेंगे। तो ज़रा सा भी आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इस वीडियो को बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको साइंस में कुछ भी नहीं आता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक वर्ड को सरल वर्ड में तोड़कर बताया जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप जाइए और कमेंट सेक्शन में अपना हाजिरी ज़रूर बनाएं। ठीक है, अपना अटेंडेंस ज़रूर बनाएं, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना अटेंडेंस ज़रूर दर्शाएं। ठीक है, और अगर वीडियो आपको समझ में आएगा, ये लेक्चर अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक आइए देखते हैं क्या है कि मनुष्य में पोषण। सबसे पहला लाइन है कि मानव पाचन तंत्र के अंग, मानव के शरीर में जो भी पाचन तंत्र होते हैं उनमें कौन कौन से मुख्य रूप से पार्ट पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ है मुख, यानी कि जो मनुष्य का मुंह होता है, जो मनुष्यों का मुंह होता है वो है पाचन तंत्र का एक भाग। दूसरा है ग्रसिका, यानी कि मुंह में भोजन करने के बाद मुंह से जब नीचे जाता है तो एक पाइप के थ्रू हमारे आमाशय की ओर भोजन जब जाता है तो एक पाइप के थ्रू जाता है, उसी पाइप को हम बोलते हैं ग्रसिका। ठीक है, तो मुंह, दूसरा ग्रसिका, और तीसरा है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम हमारे भोजन को पचाता नहीं है, लेकिन हाँ पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों जो सिस्टम है उस सिस्टम को अलग रखने का काम करता है। ठीक है, तो डायाफ्राम भी एक तरह से पाचन तंत्र के अंतर्गत ही आता है। अगला है आमाशय। आमाशय जो है सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, भोजन को पचाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण अंग है, वो है आमाशय। ठीक है, और नेक्स्ट जो है छोटी आंत, जिसे हम क्षुद्रांत्र के नाम से भी जानते हैं। राइट, तो छोटी आंत जो है वो भोजन का पूर्ण पाचन की जगह है। मतलब कहने का हुआ कि हम जो भी भोजन करते हैं वो छोटी आंत में लास्ट हो जाता है, मतलब कि उसके बाद वहाँ के बाद नहीं पचता है भोजन। छोटी आंत में लास्ट पाचन होता है भोजन का, उसके बाद कहीं पर भोजन नहीं पचता है, वहीं पर भोजन को लास्ट पाचन होता है और वहीं पर उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ओके, तो छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का भाग है। और फिर अगला है बड़ी आंत। बड़ी आंत यानी कि जिसे हम बृहदांत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत, और लास्ट है गुद्दा द्वार। जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उसको हम गुद्दा द्वार, जो हम लोग का पोटी करने वाला जो रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं गुद्दा द्वार। और जो कुछ जो छूट गए होंगे उसको हम आदि के रूप में लिख दिए हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सारी हो सकते हैं पाचन तंत्र के अंग। तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली। आखिर हमारे शरीर में पाचन जब होता है तो वो कैसे कैसे शुरू से लेकर काम करना स्टार्ट करता है। पाचन मतलब प्रारंभ आखिर होता कहाँ से है और कैसे होता है, और कैसे कैसे मतलब अंततः भोजन का पाचन हो जाता है फाइनली। तो आइए हम इसी चीज़ को आज विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन है
कि भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। जो भी हम भोजन करते हैं उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से ही। यानी कि भोजन का पचना शुरू से स्टार्ट हो जाता है हमारे मुख से। अच्छा, पाचन का मतलब क्या होता है? पाचन मतलब भोजन को टूटना, खंडित होना, है ना, भोजन को अपने आप में पिसा जाना, महीन हो जाना। तो हम क्या करते हैं, जब मुंह में भोजन को डालते हैं उस समय भोजन जो है उसको हम पीसते हैं, है ना। जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं तो उस समय हम भोजन को पीसना प्रारंभ करते हैं, चबाना प्रारंभ करते हैं, काटते हैं उसको, यानी कि खंडित करते हैं, तोड़ते हैं। इसका मतलब कि भोजन वहीं से पचना स्टार्ट हो गया है, उसका काम शुरू हो गया है। अब आगे कैसे कैसे होता है आइए समझते हैं, ठीक है। तो भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है, इस चीज़ को आप याद कर रखिएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। आप कॉपी और पेन को लेकर बैठे ताकि आप जितना चीज़ अभी हम बता रहे हैं आपको वो सारा चीज़ आप नोट करते चलें, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ए नंबर में था कि भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि दांत जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, पीसते हैं और चबाते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि दांत जो है भोजन को चबाते भी हैं, पीसते भी हैं और काटते हैं। ये काम मतलब होता है हम लोग के भोजन को पचाने के लिए। ये सारा काम भोजन को पचाने में ही भूमिका निभा रहा है। तो दांत जो है भोजन को छोटे टुकड़ों में काटते, चबाते व पीसते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, लाला ग्रंथि हमारे मुंह में लाला रस बनाते हैं। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे मुंह में लाला ग्रंथि पाए जाते हैं, ठीक है, जो लाला रस का निर्माण करते हैं, यानी कि लाला रस स्रावित करती है। लाला रस का मतलब लार, जो हमारे मुंह में लार स्रावित होती है वो लाला ग्रंथि का काम है। उसमें क्या पाया जाता है लार में लार एमिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम एंजाइम के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर एंजाइम है क्या, ठीक है। तो लार में लार एमिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। यह क्या करता है लार एमिलेज नामक एंजाइम, कि जटिल मंड को शर्करा में खंडित कर देता है, ठीक है। किसमें खंडित करता है? शर्करा में। यानी कि ये जो लार एमिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है हमारे लार में, वो क्या करता है कि जो भी हम पौधे से प्राप्त भोजन को खाते हैं तो पौधा में मंड पाया जाता है। मतलब कि मंड यानी कि स्टार्च, जो भी पौधा पहले से जब पौधा भोजन का निर्माण किया था उसमें ऊर्जा का निर्माण जो हुआ था तो एक्स्ट्रा ऊर्जा उन लोग मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। अब उसी चीज़ को जब हम पौधों को या पौधे के भाग को खाते हैं तो उसमें वो मंड उपस्थित रहता है और वो मंड को पचाना जरूरी होता है, क्योंकि एक तरह से पौधा का पार्ट है। तो पचाएंगे तभी उसको मतलब अवशोषित किया जा सकता है। तो जटिल मंड जो होता है, मतलब कि सरल मंड नहीं कह सकते हम इसको, जटिल मंड को शर्करा में खंडित करते हैं, यानी कि ग्लूकोज में। क्यों? क्योंकि हम उसको ऊर्जा के रूप में यूज कर सकें, ठीक है। अच्छा, आइए अभी हम बोल रहे थे कि एंजाइम आखिर है क्या, एंजाइम का क्या काम क्या होता है हमारे शरीर में। तो ध्यान से सुनिएगा कि एंजाइम के कोशिकाओं में प्रोटीन अणु होते हैं। हमारे जो भी शरीर में एंजाइम स्रावित करने वाले ग्रंथि हैं उसी एंजाइम के कोशिकाओं में प्रोटीन अणु होते हैं और वो क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक की तरह क्या कार्य करते हैं। जैव उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, मतलब कि हमारे शरीर में जो भी जैव प्रक्रम हो रहा है, ठीक है, आपको हम पहले बता चुके हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे प्रक्रम है, उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, है ना, ये सारे सब जैव प्रक्रम है इत्यादि। तो हमारे शरीर में जो भी प्रक्रम हो रहा है, जैव प्रक्रम, जैव रासायनिक प्रक्रम हो रहा है, उसमें एंजाइम प्रेरणा देने का काम करता है। प्रेरणा मतलब क्या, जो भी काम हो रहा है जैसे पाचन, तो पाचन में प्रेरणा देता है, ये प्रेरित करता है, पाचन को जल्दी करवाता है, ठीक है ना। तो ये जैव उत्प्रेरक का मतलब कि प्रेरणा देके जल्दी उस काम के गति को बढ़ाता है, स्पीड में करवाता है, ठीक है। तो जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। एंजाइम रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि एंजाइम का मुख्य काम क्या होता है कि कोई भी क्रिया में वो उस क्रिया के स्पीड को बढ़ा देते हैं, चाल को, मतलब कि वो कुछ नहीं करते हैं, बस वो स्पीड को बढ़ाएंगे, हौसला देते हैं उस काम को, ठीक ना। और वे खुद खर्च नहीं होते हैं, उनका कोई यूज नहीं है, वे खुद खर्च नहीं होंगे, वे आराम से रहेंगे, बस वो प्रेरित करते हैं किसी भी काम को, उसके गति को बढ़ा देते हैं। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के सहारे हम आपको समझाना चाहेंगे कि एंजाइम क्या होता है। जैसे आप सब
क्रिकेट मैच देखे होंगे जरूर। तो क्रिकेट मैच में क्या होता है कि जब प्लेयर पिच पर रहता है और उसको मतलब कि बैटिंग कर रहा होता है, तो उसके पीछे से मतलब या साइड से जितने भी दर्शक होते हैं उसको क्या करते हैं, हौसला देने का काम करते हैं, पीछे से चिल्लाते हैं सब, है ना, नारा लगाते हैं, उसका नाम लेकर उसको पुकारते हैं। तो जब उसको हौसला देते हैं, प्रेरित करते हैं उसको, तो उसी तरह का काम यहाँ एंजाइम भी करता है, प्रेरणा देने का काम ये भी करता है। आखिर दर्शक क्या करते हैं, दर्शक प्रेरणा देता है, आखिर उसको तो कुछ करना नहीं है, वो तो खुद जाके छक्का मारेगा नहीं फील्ड पिच पर, वो तो खुद जाके कुछ कर नहीं सकेगा, बस वो प्रेरणा देने का काम करता है। इसी प्रकार से एंजाइम भी होता है, किसी भी काम में प्रेरित करता है, उसको उत्प्रेरित करता है ताकि वो काम जल्दी से हो जाए। ठीक है, आई होप आपको एंजाइम समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हम कुछ देर पहले लार लार कर रहे थे आप लोग के सामने कि लार जो है, लार में एमिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, लार भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लार के कुछ 2-3 पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, जो हम लोग को जानकारी होना चाहिए। आखिर लार का मेन काम क्या है, ठीक है, तो आइए समझते हैं। यह दांतों को साफ करती है। आपको पता है, आप तो डेली ब्रश जानते हैं कि ब्रश से साफ होता है दांत, लेकिन आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि लार भी सहायता करता है हम लोग के दांत को साफ रखने में, साफ सुथरा रखने में। ठीक है, तो आज से आप लार को कम मत समझिएगा। अगला पॉइंट क्या है कि भोजन को मुलायम और गीला बनाती है। लार जो है भोजन को मुलायम यानी कि सॉफ्ट बनाता है और साथ ही साथ गीला बनाता है। गीला मतलब कि फिसलन भरा, ताकि भोजन जो है वो मतलब आसानी से आमाशय में जा सके, उसको जाने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें उपस्थित लाइसोसोम जीवाणुओं का खात्मा कर देते हैं। यानी कि हम आपको बता रहे हैं कि लार में लाइसोसोम भी उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, जीवाणुओं का खात्मा कर देते हैं। मतलब जो भी हमारे मुंह में हार्मफुल जीवाणु होते हैं। जैसे आपको पता है कि हम जब रात में भोजन करते हैं तो रात को खाना खा के जब सो जाते हैं तो उसमें बहुत सारे कीटाणु जीवाणु जो होते हैं खूब फाइट करते हैं, खूब उत्पन्न होते हैं, है ना, खूब मतलब वृद्धि करते हैं। तो वो क्या होता है कि उसको लाइसोसोम खत्म करने का काम करता है, जो हमारे लार में उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लार मुख, गुहा, होठ और मुख, यानी कि जो हमारे मुंह के अंदर खाली जगह है और होठ है और ये सारा जो मुंह वाला जो पार्ट है, इसको गीला रखने में सहायता करता है। कौन, लार। तो गीला रखने में सहायता करता है। गीला रहने से क्या फायदा है, तो गीला रहने से ध्वनि का उच्चारण अच्छे से होता है, यानी कि सुचारू रूप से होता है। ठीक है, तो लार का आपको 4 इंपॉर्टेंट काम आपको बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली ABC पढ़ चुके, 3 बात पता चल गया। अब हम चौथा बात जो है अब समझ में आएगा कि आखिर चौथा बात क्या है पाचन के लिए। कह रहा है कि हमारी जीभ है ना, हमारी जीभ खाने के साथ साथ लार को मिलाने में सहायता करती है। मतलब एक चीज तो हम लोग जान रहे हैं पहले से कि हमारी जीभ जो है, हम जब भोजन करते हैं तो हम जीभ से क्या करते हैं, भोजन को इधर से उधर पलटते हैं, यानी कि खाना को एक दूसरे से मिला देते हैं। जब हम रोटी से भुजिया या सब्जी उठाकर खाते हैं तो जब हम चबाते हैं तो खाना को मिला दिया जाता है, भुजिया रोटी एक में मिक्स कर दिया जाता है या फिर सब्जी रोटी मिक्स कर दिया जाता है। तो वो तो हो ही गया कि मतलब कि भोजन को मिलाता है एक दूसरे में, साथ ही साथ उसमें लार भी मिलाने का काम करता है जीभ। वही चीज लिखा गया है कि हमारी जीभ खाने के साथ लार को मिलाने में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद जब लार से मिला दिया जाएगा जीभ के द्वारा, तो उसके बाद क्या होता है कि भोजन जो है ग्रसिका से होते हुए आमाशय की तरफ बढ़ता है। यानी कि लार जब भोजन को मिला देगा, ठीक है, जीभ के द्वारा, तो उसके बाद ग्रसिका से होते हुए एक पाइप पाया जाता है जिसको हम ग्रसिका बोलते हैं। उस ग्रसिका से होते हुए वो कहाँ जाता है, आमाशय की तरफ बढ़ता है। ठीक है, एक मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट भाग है आमाशय, जहाँ पर भोजन जाके संचित होता है, जो भी हम खाते हैं वहाँ जाके स्टोर होता है, वहीं पर उसका पाचन होता है। तो आमाशय की तरफ बढ़ता है और आमाशय जो है भोजन के आने पर फैल जाता है। इसका मतलब आमाशय जो होता है बैलून लाइक होता है, बैलून जैसा होता है, उसमें भोजन जाएगा तो वो फैल जाएगा, उसमें भोजन कम रहेगा तो वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आमाशय जो होता है, आमाशय की भित्ति में 3 बेलनाकार जठर ग्रंथियां मौजूद होती है। हम आपको एक छोटा सा चित्र बनाकर दिखाना चाहेंगे। आमाशय इस टाइप का होता है,
गलती हो रहा है। इस टाइप का आमाशय होता है, ठीक है, इसी में भोजन जाके स्टोर होता है। तो इसके जो आंतरिक दीवार है, अंदर का दीवार है आमाशय का, आंतरिक जो दीवार है उसमें बोल रहा है कि 3 बेलनाकार जठर ग्रंथियां होती है। बेलनाकार मतलब इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, मतलब कि बेलन ऐसे ऐसे होता है, बेलन जैसा ग्रंथि पाया जाता है लंबा लंबा उसके दीवार पर, ठीक है। तो उसको हम जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आमाशय के जो दीवार पर ग्रंथियां पाया जाता है उसको हम जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जिनसे जठर रस का स्रावन होता है। जठर ग्रंथि जठर रस का स्रावन करता है, ठीक है। जठर ग्रंथि जठर रस का स्रावन करता है, यानी कि सेक्रेट करता है उसको, जठर रस को, जिसमें जठर रस में क्या क्या चीज पाए जाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि जठर रस में मुख्यतः HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका pH मान 2 से भी कम होता है, लगभग 2 होता है, बहुत खट्टा पदार्थ होता है। अगला जो है पेप्सिन एंजाइम, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। और नेक्स्ट जो है वो है श्लेष्मा। श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। श्लेष्मा को हम म्यूकस के भी नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। म्यूकस एक क्षारीय पदार्थ है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि श्लेष्मा HCl में मिलकर उसको उदासीन करने का काम करता है। ये क्षारीय पदार्थ है, ये HCl में मिलकर उसको उदासीन करता है ताकि हमारे आमाशय की दीवार को कोई क्षति ना हो। और पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। हम पहले बता चुके हैं कि एंजाइम का काम जैव उत्प्रेरक है, मतलब कि पाचन कराने में खुद खर्च नहीं होता है एंजाइम पेप्सिन, बस ये काम को बढ़ावा देता है, मतलब जल्दी जल्दी काम हो जाए, एंजाइम का बस यही काम है। तो ये एक तरह से मान लीजिए कि ये तीनों जो है मिलकर एक साथ एक काम को संपन्न करते हैं। इसमें से तीनों कोई एक नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों जठर रस में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि जठर रस में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। तो जठर रस में पाए जाते हैं श्लेष्मा, पेप्सिन एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करता है, मतलब कि एक अम्लीय माध्यम, अम्ल पूरा मतलब कि माहौल को पूरा अम्ल कर देगा, पूरा भोजन को अम्ल कर देता है। क्यों? क्योंकि अम्ल जो होता है भोजन को गलाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। तो HCl अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। मतलब कि पेप्सिन एंजाइम का काम क्या था, प्रेरणा देना, भोजन को जल्दी जल्दी पचाओ, काम को बढ़ाओ जल्दी से, मतलब काम जल्दी होना चाहिए, पेप्सिन एंजाइम ये बोलता है। तो पेप्सिन एंजाइम के बिना HCl भी अधूरा है और HCl के बिना पेप्सिन एंजाइम भी अधूरा है, दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो HCl अम्ल जो है एक अम्लीय माध्यम तैयार कर दिया, यानी कि खाना जल्दी जल्दी पचेगा, यानी कि पेप्सिन एंजाइम को वो सहायता कर दिया। सॉरी, पेप्सिन का कार्य प्रोटीन का खंडन करना होता है। पेप्सिन का काम क्या था, जो भी हम भोजन किए, जैसे दाल खा लिए या फिर कुछ नॉनवेज खा लिए तो उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, अंडा वगैरह मार लिए, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है पेप्सिन का, जो भी हम भोजन किए उसमें जब अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन को खंडित करता है, मतलब कि छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है उसको, मतलब जटिल से आसान बना देता है, सरल कर देता है उसको, ठीक है। तो पेप्सिन का काम प्रोटीन का खंडन करना। नेक्स्ट, सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय की आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अभी हमने आप लोग को बताया था कि श्लेष्मा यानी कि म्यूकस जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। ये आमाशय की आंतरिक अस्तर की, मतलब कि अंदर की दीवार की अम्ल से रक्षा करता है ताकि आमाशय की दीवार को कोई नुकसान ना हो, कोई क्षति ना हो, ठीक है। आंशिक रूप से पाचित भोजन अब छुंद्रांत में प्रवेश करता है। आंशिक का मतलब क्या होता है, मतलब पूरी तरह से नहीं, कुछ भाग, उसका कुछ भाग, ठीक है। तो जो भी हम आमाशय में मेरा भोजन गया है तो उसको क्या होता है कि आंशिक रूप से जो भोजन पचा हुआ है, मतलब कुछ अंश पचा हुआ है भोजन का, क्या कि एक बार में तो सारा भोजन पच नहीं सकता है। तो आंशिक रूप से पाचित भोजन को कहा जाता है क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत में, ठीक है। आगे फिर क्या होता है कि क्षुद्रांत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, नाम है छोटी आंत लेकिन सबसे लंबा भाग है, यानी कि सबसे बड़ी है, ठीक ना।
तो छोटी आंत हमारे आहार नल का मतलब क्या होता है, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, भोजन का शुरू से लेकर अंतिम तक का जो भी सफर होता है, जहां जहां से सफर होता है, उसी को हम बोलते हैं आहार नाल। वो सारे चीज को मिलाकर हम आहार नाल बोलते हैं। तो क्षुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जो अत्यधिक कुंडलित होता है। कुंडलित मतलब एक दूसरे में फंसे होते हैं, ठीक ना। जिसका लंबाई कितना होता है, लगभग 6.5 मीटर लंबा होता है। छोटी आंत का लंबाई कितना होता है, लगभग 6.5 मीटर। इसको आप याद कीजिएगा और नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्षुद्रांत्र आहार नल में पूर्ण पाचन की जगह है। क्षुद्रांत्र जो है हमारे आहार नल में, अभी तुरंत बताए थे कि आहार नल किसको बोलते हैं, हमारे मुंह से लेके गुद्दा द्वार तक के सफर को, जो भी स्थान भोजन को मिलते हैं, वो आहार नल का एक भाग है, ठीक है। तो आहार नाल में सबसे पूर्ण पाचन की जगह क्या है, छोटी आंत। मतलब वहां के बाद भोजन का पाचन नहीं होता, वो लास्ट है, वहां पर पूर्ण पाचन हो जाता है भोजन का। आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत को 2 ग्रंथियों से श्रवण प्राप्त होता है। छोटी आंत जो होता है, हमारे आमाशय के बाद छोटी आंत में भोजन जब जाता है तो वहां उसको 2 ग्रंथि से कुछ सेक्रेशन मिलता है, कुछ लिक्विड मिलता है। अच्छा, कौन सा लिक्विड मिलता है और कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि एक यकृत है जिसको हम अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं, और दूसरा है अग्न्याशय जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पैनक्रियाज, ठीक है। तो इन्हीं दोनों से छोटी आंत को क्या मिलता है, कुछ सेक्रेशन मिलता है, कुछ लिक्विड मिलता है, कुछ श्रावण मिलता है, ठीक है। उससे भोजन को पचने में बहुत ही सहायता होता है। अच्छा, देखते हैं कि वो श्रावण क्यों, मतलब उसको मिलता है, उससे क्या फायदा होता है। चलिए देखते हैं। यकृत से पीत रस का स्राव होता है। मतलब कि 2 चीज बताए अभी हम, कि यकृत से कुछ मिलता है और अग्न्याशय से कुछ गिफ्ट मिलता है, ठीक है। तो यकृत से जो गिफ्ट मिला छोटी आंत को, उससे क्या होता है कि यकृत से पीत रस वाला गिफ्ट मिलता है। पीत रस जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है ना, तो हम लिख देते हैं कि पीत रस को अंग्रेजी में बोलते हैं बाइल जूस। उसका भंडारण कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय कहाँ पर होता है, यकृत में। तो यकृत से पीत रस का स्राव होता है, जिसका भंडारण पित्ताशय में होता है। अभी तुरंत हमने बताया था, पित्ताशय में पीत रस होता है। और वो क्या करता है कि पीत रस के 2 काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं, आइए देखते हैं। पहला काम क्या है कि यह आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय रूप में परिवर्तित करता है। यानी कि पीत रस जो होता है एक प्रकार का लवण है, एक प्रकार का, मतलब कि हाँ, पीत लवण है। ये क्या करता है कि आमाशय में जो अम्लीय माध्यम भोजन का बना था उसको क्षारीय रूप में परिवर्तित कर देता है, ताकि अग्न्याशय से आने वाले एंजाइम उस पर कार्य कर सके। मतलब यकृत एक गिफ्ट दिया पित्ताशय के थ्रू, पित्ताशय में पीत रस होता है। पीत रस क्या किया, भोजन को जाको क्षारीय कर दिया। अब क्षारीय क्यों किया, ताकि एक और जो है अग्न्याशय, वो भी गिफ्ट दिया है, उसका गिफ्ट काम आ सके भोजन को पचाने में, ठीक है। तो अग्न्याशय से आने वाली जो एंजाइम होते हैं उस पर कार्य कब करेगा, जब भोजन क्षारीय होगा तब। तो भोजन को क्षारीय किसने बनाया, पीत रस, जो यकृत से मिला था, ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फायदा क्या है, पीत रस का एक कार्य हो गया कि यह आमाशय को अम्लीय से क्षारीय करता है। और क्षारीय क्यों करता है, ताकि उस पर अग्न्याशय से आने वाले एंजाइम अच्छी तरह से काम कर सके। अगला फायदा क्या है पीत का, कि पीत लवण भोजन में उपस्थित वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं। पीत लवण का एक काम और होता है कि भोजन में जो भी वसा हम ग्रहण करते हैं भोजन के साथ, उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित करते हैं, जिससे उन पर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी कि एंजाइम को मेहनत कम करना पड़ता है, उसको कम प्रेरित करना पड़ता है। वसा को छोटे छोटे गोलिकाओं में वो तोड़ देते हैं। कौन, तो पीत लवण, यानी पीत रस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब हम खत्म करने वाले हैं इस टॉपिक को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है अग्न्याशिक रस का श्रवण करता है। अग्न्याशय क्या करता है, एक अग्न्याशिक रस का श्रवण करता है, जिसमें क्या पाया जाता है, देखो अग्न्याशय अग्न्याशिक रस का श्रवण करता है। उसमें 3 चीज पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है कि प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। अग्न्याशिक रस में ट्रिप्सिन एंजाइम क्यों, प्रोटीन के पाचन के लिए। इससे पहले हम आपको बताया है कि किधर गया, इससे पहले हम आपको बताया हाँ कि पेप्सिन का कार्य प्रोटीन का खंडन करना होता है। यहाँ पर बच्चों लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है
कि पेप्सिन प्रोटीन को खंडन करता है, लेकिन उसको फाइनली पचाता कौन है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कहाँ से आता है? अग्न्याशिक रस में पाया जाता है, अग्न्याशय से आता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने के लिए होता है। दूसरा बोल रहा है कि इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज होता है। अग्न्याशिक में एक और चीज होता है, लाइपेज एंजाइम है, एक प्रकार का एंजाइम है जो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, यानी कि वसा का पाचन करता है लाइपेज। और साथ ही साथ अग्न्याशिक रस में मंड के खंडन के लिए, मंड अभी तुरंत बताया था कि पौधों में पाए जाते हैं या पौधों के कोई भी पार्ट में पाए जाते हैं। अच्छा, वो मंड कहाँ से आते हैं? तो जो भी भोजन जब तैयार किया गया था पौधा के द्वारा, तो वो एक्स्ट्रा ऊर्जा के रूप में जब हो बच जाता है तो उसको मंड के रूप में संचित किया जाता है। अब वही चीज हम जब खाते हैं तो हमारे शरीर में वो मंड आता है, और उसी मंड के खंडन के लिए अग्न्याशिक एमिलेज होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और बचा है, जो आइए हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो आइए अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि, तो हम क्या कर रहे थे कि क्षुद्रांत, जो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, कि क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि पाए जाते हैं। जैसे हम देखिए, आपको हम चित्र में दिखा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक क्षुद्रांत्र का पाइप कटा हुआ भाग है। ठीक है, ये एक क्षुद्रांत्र का कटा हुआ भाग है, तो इसका जो दीवार है इसमें ग्रंथि पाए जाते हैं, आंतरिक दीवार में ग्रंथि पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस ग्रंथि से पता है क्या स्रावित किया जाता है? इस ग्रंथि से आंतरस मतलब स्रावित किया जाता है। आंतरस, छोटी आंत है तो छोटी आंत से आंतरस स्रावित होता है। अब देखिए, उस आंतरस में कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं पहले से। ठीक है, उस आंतरस में एंजाइम उपस्थित होते हैं। वो एंजाइम का काम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो आंतरस में एंजाइम उपस्थित होते हैं, अब वो आंतरस कहाँ से? क्षुद्रांत्र से ना, क्षुद्रांत्र से स्रावित किए जाते हैं। आंतरस का काम क्या होता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना। यानी कि हम आपको बता दें कि एमिनो अम्ल 20 एमिनो अम्ल मिलकर 20 कितने 20 एमिनो अम्ल मिलकर, एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो वो प्रोटीन को क्या करते हैं एंजाइम? उसके एमिनो अम्ल में बदलते हैं, मतलब कि छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट, जो मतलब कि बहुत ही कठिन होता है कार्बोहाइड्रेट, वो क्या होता है कि उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं। कौन? आंत्रस। आंत्रस में उपस्थित एंजाइम ग्लूकोज में बदलते हैं, जो हम उसे ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं। ग्लूकोज का हम सूत्र आपको बता देना चाहते हैं कि C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उसमें जो एंजाइम उपस्थित होता है उसमें एक गुण होता है कि वो वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो वसा को वसा अम्ल, या मतलब कहने का मतलब कि वसा को भी तोड़कर उसको सरल कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको मुझे विश्वास है कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, मतलब कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। और मनुष्यों में पोषण आपको अगर एक बार में नहीं समझ आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, और यदि आपको समझ में आ जाता है ये टॉपिक तो आप वीडियो को जरूर प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, और अगर आपको कहीं भी डाउट हुआ होगा तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।